तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। और क्रिया के विषय में हमने सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया पढ़ ली थी। और सकर्मक क्रिया के हमने दो भेद पढ़े थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। आज हम बात करने वाले हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसके विषय पर हम बात करते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर इसके कुल 8 भेद होते हैं। इसके कुल 8 भेद होते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भेद से, जिसको हम जानते हैं सरल या सामान्य क्रिया। सरल या सामान्य क्रिया। अब ये सरल या सामान्य क्रिया क्या है? जब भी किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में एक क्रियापद होगा, वह सरल या सामान्य क्रिया होगी। जैसे राम घर गया, जैसे मैंने खाना खाया। अब इन वाक्यों में केवल एक क्रियापद है, आप देखिए, केवल एक क्रियापद है और इसलिए हम इसको सरल या सामान्य क्रिया कहते हैं। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे मैं घर जाता हूं। अब ये भी सामान्य क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रियापद जो है वो केवल एक है और यह जो हूं है यह एक सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया भी सरल या सामान्य क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो जब वाक्य में केवल एक क्रियापद होगा, वह सरल या फिर सामान्य क्रिया होगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। इसी का दूसरा भेद है, जिसको हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया से समझ में आता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ाव, एक से ज्यादा वर्णों का, एक से ज्यादा शब्दों का। हर जगह मिलेंगे आपको संयुक्त स्वर मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन मिलेंगे, संयुक्त पद होते हैं, संयुक्त शब्द होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। उसी तरीके से संयुक्त क्रिया भी होती है। अब जैसे संयुक्त क्रिया, जैसे संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे, संयुक्त स्वर हमने पढ़े थे, तो उनमें क्या हो रहा था, संयुक्त जो स्वर थे तो उसमें आ और ई से मिलकर के ए बन रहा था, मतलब कि दो स्वरों का मेल होने से तीसरा स्वर बन रहा था। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े, जैसे ज्ञा से ज्ञानी, तो जा से और इया से मिलकर के एक ज्ञा से ज्ञानी बना था। इसमें भी दो स्वर, दो व्यंजन थे, दो वर्ण थे। उसी तरीके से इसमें जब हम संयुक्त क्रिया की बात करेंगे तो इसमें भी दो क्रियापद होंगे, दो क्रियापद होंगे। इसमें भी दो क्रियापद होंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा मैं घर जा चुका। अब देखो, एक तो जाना ये एक क्रियापद है और ये चुका हूं ये दूसरा क्रियापद है। तो हो गए इसमें दो क्रियापद। और जब किसी वाक्य में दो क्रियापद हो जाएं, इसका मतलब वो होती है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। अगला वाक्य मैं लिख रहा हूं, राम घर जा रहा है। एक तो ये जाना क्रियापद और एक ये रहा है क्रियापद। हो गए इसमें टोटल दो क्रियापद। और जैसे ही किसी वाक्य में दो क्रियापद होते हैं तो फिर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। ऐसे ढेरों वाक्य हो सकते हैं। वह घर जा चुका था, वह घर जा रहा था, मैं खाना खा चुका था, वह खाना खा रहा था, वे घर नहीं जा रहे थे, मैं घर जा रहा था। ऐसे जितने भी वाक्य होंगे जिनमें दो क्रियापद होंगी, वह संयुक्त क्रिया के ही उदाहरण होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले भेद की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। तीसरा भेद है इसका नाम धातु क्रिया। अब ये नाम धातु क्रिया क्या है?
जैसे हमें समझ में आ रहा है नाम, और नाम क्या है? नाम संज्ञा है, नाम तो संज्ञा है। तो नाम धातु क्रिया जब भी संज्ञा शब्दों से मिलकर के कोई क्रिया बनती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। लेकिन बात यह है कि केवल संज्ञा शब्द में ही नहीं, इसमें विशेषण शब्दों के साथ भी, विशेषण शब्दों के साथ में भी मिलकर के नाम धातु क्रिया बनती है। विशेषण शब्दों के साथ भी नाम धातु क्रिया मिलकर के बनती है। और अब संज्ञा के साथ साथ विशेषण हो गया, तो अब एक चीज क्या बच रही? सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम भी तो एक नाम है, सर्वनाम भी तो एक नाम है। और बस संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं विशेषण, इन तीनों के साथ में जब प्रत्यय लग करके क्रिया का रूप बनता है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा के आधार पर। जैसे जूता एक संज्ञा है, जूता एक संज्ञा है। रंग एक संज्ञा है। ठीक, विशेषण में जैसे और सर्वनाम में, तो विशेषण से जैसे बनते हैं, हमने कह दिया ठंडा। अभी ठंडा क्या है? ठंडा पानी, ये एक विशेषण शब्द है। हमने कह दिया गरम, ये क्या है? ये एक विशेषण शब्द है। हमने कह दिया चिकना, ये क्या है? ये एक विशेषण शब्द है। ये सब क्या है? ये विशेषण शब्द है। और सर्वनाम जैसे हमने कह दिया अपना, अपना एक सर्वनाम है, अपना सर्वनाम है। ठीक, तो अपना से हम जब इनमें अब बनती कैसे हैं ये? तो जब हम इन वर्णों में हम आना या फिर ई आना प्रत्ययों को जोड़कर, ये सब प्रत्यय हैं, इनको हम सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो आना और इयाना प्रत्यय मिल करके इन शब्दों को क्रिया का रूप बना देते हैं। कैसे? जैसे हमने लिख दिया जूता प्लस इयाना, इससे क्या बन गया? जुतियाना बन जाएगा। अब किसी को जुतियाना मतलब कि कोई कार्य करना है तो वो क्या हो जाती है? वो नाम धातु क्रिया हो जाती है। और जैसे रंग से हमने इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिए तो यह क्या बन गई? रंग आना, रंग आना। किसी को रंगाना, किसी को रंग लगाना, ये भी एक क्रियापद है। ठंडा से इसमें हमने आना शब्द जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? ठंडा आना बन जाएगा, ये भी क्रियापद है। गर्म से गर्म में आना जोड़ दिया तो हम क्या बोलेंगे? गर्माना, गर्माना भी क्रिया है। चिकना प्लस आना जोड़ दिया तो चिकनाना, चिकनाना भी क्रियापद है। तो ये सब क्या है? ये सब क्रियापद हैं। अब पहले ये क्या थे? पहले ये विशेषण थे, लेकिन इनमें आना और इयाना प्रत्यय लगने के बाद अब ये क्या बन गए? अब ये क्रियापद बन गए। और जब क्रियापद बन गए तो फिर हम क्या समझते हैं कि यह कौन सी क्रियापद का उदाहरण है? तो यह नाम धातु क्रियापद का उदाहरण है। ठीक है, अब ये पहले क्या थे? ये संज्ञा थे, लेकिन आना और इयाना जोड़ने के बाद अब ये क्या बन गए? अब ये क्रिया बन गए। अब ये क्रिया हो रही है कि अगर जुतियाया जा रहा है, रंगाया जा रहा है, ठंडाया जा रहा है, गरमाया जा रहा है, चिकनाया जा रहा है, ये सब क्रियापद है। और ऐसी अपना से हम आना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अपनाना बन जाता है। अब किसी को अपनाना ये भी एक कार्य है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये क्रियापद है। और इनमें आना और इयाना प्रत्यय को जोड़ करके हम नाम धातु क्रिया बना देते हैं। ठीक है, अगले हम चौथे भेद की बात करते हैं। हम चौथे भेद की बात करते हैं। हम चौथा भेद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया क्या है? तो हमें पहले ही पता है कि जो जैसे जो क्रिया होती है उसका एक मूल रूप होता है जिसको हम धातु के नाम से जानते हैं। तो जो मूल रूप होता है, मूल रूप जिसको हम धातु के नाम से जानते हैं, धातु भी बोलते हैं हम, जैसे पढ़, जैसे खा, जैसे लिख, ये सब क्या है? ये सब मूल रूप है। क्रिया यहीं से क्रिएट होगी। लिखना, लिखवाना, लिखाना, है ना, ये सब क्या बनेगी? इन्हीं मूल रूपों से बनेगी क्रियाएं।
तो कृदंत क्रिया क्या है भाई, जब भी बस इसमें ना प्रत्यय ना जोड़ा गया, किसी भी मूल रूप में ना प्रत्यय के अलावा कोई दूसरा प्रत्यय जोड़ दिया जाए, वे सभी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पढ़ से बनता है पढ़ना, खा से खाना, लिख से लिखना। अब ये क्या है, ना प्रत्यय लगा हुआ है इनमें, और ना प्रत्यय ना लगा करके हम कोई दूसरा प्रत्यय लगाएं, वे सभी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पढ़ता, खाता, लिखता। अब ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये कौन सी क्रियाएं हैं, तो ये सभी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं हैं। कृदंत क्रिया का हमें सिंपल से रूल ध्यान रखना है कि हमें इसमें जो ना प्रत्यय होता है, उसके अलावा कोई दूसरा प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ है, इट मीन्स वह कृदंत क्रिया है। जैसे पढ़ता, खाता, लिखता, ये सभी क्या है, ये कृदंत क्रियाएं हैं। ठीक है, अगले हम पांचवें भेद की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें भेद की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पांचवा भेद है इसका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्व का मतलब हमें समझ में आ रहा है, पूर्व मतलब पहले, और कालिक मतलब हो गया, क्रिया मतलब कार्य। मतलब पूर्वकालिक का मतलब सिंपल से ये है कि जो कार्य पहले पहले हो चुका है और इसके बाद भी दूसरी क्रिया में फिर वो तुरंत कार्यरत हो गया है, वही पूर्वकालिक क्रिया होती है। ध्यान से समझना, पूर्व का मतलब पहले, पहले होने वाला। अब इसकी पूर्वकालिक क्रिया में क्या है कि पहले तो एक कार्य समाप्त कर दिया है, लेकिन उसको समाप्त करने के तत्पश्चात तुरंत दूसरे कार्य में वह शामिल हो गया है, वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे मैंने खाना खाया और सो गया। अब मैंने खाना खाया, ये तो हो गई एक क्रिया, मैंने उसको समाप्त कर दिया, पूर्वकालिक, बीत गई वो क्रिया। इसके तत्पश्चात मैं सो गया, तो एक क्रिया को खत्म करके मैं दूसरी क्रिया में कार्यरत हो गया। तो ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाकर पढ़ने लगा। खाना खाया, एक क्रिया समाप्त, पढ़ने लगा, दूसरी क्रिया में कार्यरत हो गया। वह सोकर भाग गया। सोकर उठा, इसके बाद भाग गया। एक कार्य पूरा किया, फिर दूसरे कार्य में कार्यरत हो गया। पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान है? ठीक। तो ये सब क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे मैंने पढ़ाया और चला गया। तो भाई मैंने पढ़ाया, ये तो एक क्रिया है जो पूर्व में मतलब पहले में कंप्लीट हो चुकी, संपन्न हो चुकी है। उसके तत्पश्चात मैं दूसरी क्रिया में कार्यरत हो गया, और दूसरी क्रिया क्या है भाई? मैं जाने में कार्यरत हो गया, मैं चला गया मैं यहां से। तो ये सब क्या है? ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगले हम छठवें भेद की बात करते हैं। छठवें भेद की हम बात करते हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है। छठवां जो भेद है वो प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये प्रेरणार्थक क्रिया भी क्या है? तो प्रेरणा, ये जो प्रेरणा शब्द हमें दिख रहा है, हमें यहीं से समझना होगा कि ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो प्रेरणा का मतलब होता है किसी को किसी चीज की प्रेरणा देना। जैसे मैंने किसी को खाना बनाने की प्रेरणा दे दी, किसी ने मुझको पढ़ाने की प्रेरणा दे दी, किसी ने मुझको ये प्रेरणा दे दी कि भाई तुम ऑनलाइन पढ़ाओ किसी को, या मैंने खुद से ये प्रेरणा ले ली कि ऑनलाइन का स्कोप ज्यादा है, ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए। ये कि मैंने किसी और को प्रेरणा दे दी कि यार तुम ऐसा काम करना चाहिए। किसी ने मुझे कोई और प्रेरणा दे दी कि भाई तुम्हें स्कूल भी पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन भी पढ़ाना चाहिए। ये सब प्रेरणा के
तहत ये कार्य हो रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं बनेंगी। अब प्रेरणार्थक दो तरीके से बनती हैं, एक तो खुद को प्रेरणा देना, एक तो खुद को प्रेरणा देना और एक दूसरे को प्रेरणा देना। दोनों प्रेरणाएं हैं कि मैंने खुद को प्रेरणा दी कि मैं यहां पर पढ़ाऊं, मैंने किसी और को प्रेरणा दी कि मैं उससे पढ़वाऊं। तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, तुम भी पढ़ावा करके, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, तुम कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाओ, तुम मैथ्स पढ़ाओ, हम जल्दी ग्रो करेंगे। तो ये सब प्रेरणा के तहत ही तो कार्य हो रहे हैं। जैसे मैंने किसी को प्रेरणा दी, सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें दो तरीके, दो भेद होते हैं इसके, जिसको हम जानते हैं। एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब ये प्रथम और द्वितीय से क्या समझ में आता है? प्रथम मतलब जब अपने आप को प्रेरणा दी जाए, जब अपने आप को प्रेरणा दी जाए, या और द्वितीय में जब किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी जाए, जब दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी जाए, तो वह क्या होंगे? वो द्वितीय प्रेरणार्थक होंगे। और प्रथम प्रेरणार्थक जब खुद को प्रेरणा दी जाए, जैसे इसमें प्रथम प्रेरणार्थक हम एक चार्ट बना देते हैं, प्रथम और द्वितीय, इसके बाद हम वाक्यों का एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे हमने कहा करना। अब इसमें ये जो कर है ये मूल रूप है और पूरी की पूरी क्रिया क्या है? करना है। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगी कि भाई मैं स्वयं कोई काम करूंगा, मतलब मैं कर रहा हूं, करना, ये मेरे लिए प्रथम प्रेरणार्थक करना। और जब मैं किसी दूसरे को प्रेरणा दूंगा तो फिर क्या होगा? मैं उससे काम करवाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगी? करवाना। ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, मैं दूसरे को प्रेरणा दे रहा हूं। द्वितीय मतलब दूसरे को प्रेरणा देना, द्वितीय मतलब दूसरे को प्रेरणा देना, प्रथम मतलब अपने आप को प्रेरणा देना। जैसे शब्द क्रिया होती है लिख। अब जब मैं खुद को प्रेरणा दूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैं भाई लिख रहा हूं, है ना, या मैं खुद, इससे बन जाएगा लिखना, मैं खुद लिखना सीख रहा हूं या मैं खुद लिख रहा हूं। और जब हम किसी दूसरे को प्रेरणा देंगे तो क्या बोलेंगे? लिखवाना। भाई दूसरे से हम तो लिखवाएंगे ना, लिखेंगे हम खुद, लेकिन जब किसी दूसरे को प्रेरणा देकर के कार्य करवाएंगे तो फिर लिखवाएंगे, तो लिखवाना। सिंपल सी इसकी ट्रिक याद रखनी है कि जब भी वाना, लिखवाना, करवाना, सुनवाना, है ना, उठवाना, फिकवाना, चलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, भिजवाना, ये सब क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। और स्पेशली वाना वाली क्रियाएं द्वितीय प्रेरणार्थक होती हैं। और जब खुद कोई कार्य किया जाए, जैसे लिखना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सब कार्य हम खुद करेंगे। अगर किसी से करवाएंगे तो फिर वो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम में हम कार्य स्वयं करते हैं और द्वितीय में हम कार्य करवाते हैं, प्रेरणा देकर के कार्य करवाते हैं। तो ठीक है, ये तो जैसे हमने लिखा है, मैं खाना पकाता हूं, तो अब मैं खाना पकाता हूं, ये काम मैं खुद करता हूं। इसमें प्रेरणा खुद को, मेरी ही प्रेरणा है कि मैं ही खाना पकाता हूं। और इसी का दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा कि मैं खाना अपने नौकर से पकवाता हूं। मैं खाना अपने नौकर से पकवाता हूं। तो अब ये क्या हो गई? ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई, क्योंकि मैं इसमें जो काम कर रहा हूं वो दूसरे से प्रेरणा देकर के उससे मैं काम करवा रहा हूं। तो ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मैं खाना अपने नौकर से पकवाता हूं, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, मैं पैर दबवाता हूं, मैं बर्तन साफ करवाता हूं, मैं किसी दूसरे शिक्षक से कक्षा पढ़वाता हूं। और ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं जो मैं प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में इस्तेमाल कर सकता हूं।
अब अगले भेद की बात करते हैं, सातवां भेद। सातवां भेद सातवें भेद की बात करते हैं हम, जिसको हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बहुत सिंपल सा मतलब है, जिसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये सामान्यतः मुख्य क्रिया के समर्थन में कार्य करती हैं। मुख्य क्रिया के समर्थन में काम करना, वही इन सहायक क्रियाओं का कार्य होता है। जैसे वह घर जाता है, तो क्रियापद तो ये जाना है, और उसके साथ में ये जो समर्थक क्रिया आई है, इसी को हम सहायक क्रिया बोलते हैं। अगर ये नहीं होगी तो फिर वाक्य में एक तो अधूरापन होगा। वाक्य में क्या होगा? अधूरापन होगा, वाक्य अपूर्ण होगा। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं होगा, और वाक्य का अर्थ भी हमें समझ में नहीं आएगा, और वाक्य का काल भी हमें समझ में नहीं आएगा। काल मतलब वो किस समय का है। तो सिंपल सी बात है कि जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो इन सब चीजों का पूर्ण भराव करती हैं और बताती हैं कि जैसे अगर ये है क्रिया लगी है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वर्तमान है। अगर मैं यहां पर था लगा देता तो ये समझ में आता कि यह भूतकाल है। तो ये सहायक क्रिया के जरिए ही तो पता चल रहा है। ठीक है, जो सहायक क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वह घर जाता है, राम खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा था, तो ये है, हैं, था, थी, थे, ये सब क्या हैं? ये सब सहायक क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया के समर्थन में कार्य करती हैं। ठीक है, अगला और आखिरी हम भेद की बात करते हैं, जो आठवां भेद है उसकी बात करते हैं हम। अगला जो आखिरी वाला भेद है, जिसको हम सजातीय क्रिया के नाम से जानते हैं, सजातीय क्रिया। अब सजातीय का मतलब होता है समान जाति, समान और जाति। अब ये समान जाति क्या है? समान जाति मतलब कि किसी एक ही जाति की क्रियाएं, किसी एक ही वर्ण की क्रियाएं, किसी एक ही मूल रूप की क्रियाएं। जैसे पढ़, ये एक मूल रूप है क्रिया। अब इसी से एक वाक्य में दो क्रियापद बन जाए, इसी एक मूल रूप से किसी भी वाक्य में दो क्रियापद बन जाए तो वो फिर सजातीय क्रियाएं कहलाती। जैसे मैंने पढ़ाई पढ़ी, मूल रूप एक ही था लेकिन क्रियाएं दो बन गई। एक तो मैंने पढ़ाई और दूसरी पढ़ी, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। ये सब क्या कहलाती है? सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। मैंने लिखाई लिखी, मैंने पढ़ाई पढ़ी, है ना? तो ये सब क्या है? ये सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी, ये सब क्या है? सजातीय क्रियाएं हैं। एक ही मूल शब्द के रूप से दो क्रियापद बन रहे हैं एक ही वाक्य में, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब सजातीय क्रियाएं कहलाएंगी। क्रिया का संपूर्ण अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक क्विक रिवाइज मैं देने की कोशिश करता हूं, रिवाइज करेंगे कि क्रिया जो भी कार्य होते हैं वो सब कार्य करने वाले शब्द को क्रियाएं कहलाते हैं। क्रिया को दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो प्रयोग व संरचना के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर हमने समझा था
कि ये जो साकर्मक क्रियाएं और आकर्मक क्रियाएं हमने पढ़ी थी। साकर्मक क्रिया के भी दो भेद पढ़े थे हमने, एक तो एक कर्मक और द्विकर्मक, और आकर्मक को हमने वहीं से छोड़ दिया था। प्रयोग व संरचना के आधार पर हमने कुल 8 भेद पढ़े हैं। जो सरल या सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में केवल एक क्रियापद होता है, वो सरल या सामान्य क्रिया होती है। दूसरा हमने संयुक्त क्रिया पढ़ी, जब वाक्य में 2 क्रियापद होते हैं। तीसरी हमने कृदंत क्रिया पढ़ी कि ना के अलावा अगर कोई दूसरा प्रत्यय उसमें जुड़ जाए तो वो फिर कृदंत क्रिया है। चौथी हमने सहायक क्रिया पढ़ी, या कोई दूसरी हमने पढ़ी कि जो मुख्य क्रिया के समर्थन में कार्य करती है वो सहायक क्रिया होती है। एक हमने नाम धातु क्रिया पढ़ी कि जो संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर के जो क्रियापद बनते हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। एक हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी कि एक कार्य खत्म करके दूसरे कार्य में रत हो जाना, वो पूर्वकालिक क्रिया है। एक हमने प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी कि एक तो खुद को प्रेरणा देकर के कोई काम करना या दूसरे को प्रेरणा देकर के कोई काम करवाना, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। और एक आखिरी क्रिया जो हमने सजातीय क्रिया पढ़ी है, जो समान जाति की क्रियापद से बनती है। ये क्रिया का संपूर्ण अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली जो क्लास होगी कोशिश करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस क्लास चले, कि जो हमने जो जितने भी पीछे हमने सेशन खत्म किए हैं, जैसे संज्ञा हमने खत्म कर लिया है, सर्वनाम हमने खत्म कर लिया है, विशेषण हमने खत्म कर लिया है, और आज क्रिया भी खत्म हो गया। तो ये जो विकारी शब्द थे, विकारी और अविकारी जो शब्द थे, और तो जो भी हमने बताया था ना कि जो विकारी, ये सब विकारी शब्द थे। ये जो क्रिया है, ये जितने भी शब्द होते हैं सब विकारी शब्द हैं। और एक हमने बताया था जो अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। तो विकारी का हमारा अध्ययन कंप्लीट हो चुका है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का। अब अविकारी का अध्ययन रह गया है। इसमें 4 आते हैं, इसमें 4 आते हैं, टोटल 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम जिनको जानते हैं। तो ये 4 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इन 4 का प्रैक्टिस सेशन लगाएं लाइव तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम वीडियोस अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।